कोई कहता है कि हमारा वृद्धा पेंशन नहीं पास हो रहा है, किसी ने कहा कि मुझे आवास मिला नहीं, अगर मिला भी तो मेरा पैसा पूरी तरह से नहीं मिला, किसी का राशन कार्ड का प्रॉब्लम, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बरसात के टाइम में अगर हमारे यहाँ मैयत हो जाती है तो नीचे से मैयत को ऊपर करने में कितनी परेशानी होती है। अगर किसी की बारात आती है तो नीचे गाड़ी ऊपर रहती है, दूल्हा को पैदल चल के नीचे जाना पड़ता है, लड़की उसको भी ऊपर चढ़ना पड़ता है पैदल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी हमको जो लग रहा है, हमारे गांव में हरना में ख़ास करके तटबंध के नीचे से एक रोड होना चाहिए, जो आपको हरना, ये जो हरना ढलान जो है मस्जिद वाली से पहले, वो ढलान से नीम के पेड़ तक एक रोड होना बहुत ज़रूरी है। नीचे से बहुत ज़रूरी है, नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि ऊपर जो गाड़ी चल रही है, लेकिन नीचे जो बसे लोग हैं पूरब साइड, तटबंध के पूरब साइड, उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कभी ट्रैक्टर से किसी को घर बनाना हो तो मिट्टी नहीं गिरा पाते हैं, ईंटा गिराते हैं तो नुकसान हो जाता है, 1000-1500 ईंटा मांगते हैं, उसमें से 500 ईंटा फूट जाता है, ऊपर से नीचे गिरने में टूट जाता है, फेंकना पड़ता है। सीमेंट वो या बालू ढोल, जितने का बालू नहीं उतना उसका लेबर लग जाता है नीचे ले जाने में। अगर ये रोड बन जाता है तो सबका सामान अपने घर तक पहुँचेगा, सुरक्षित पहुँचेगा। कितने किलोमीटर का होगा ये रोड? 1 किलोमीटर? हाँ, 1 किलोमीटर लगभग, या 1 किलोमीटर से 1-2 पॉइंट कुछ ज़्यादा। लेकिन इससे पूर्व में 2 मुखिया रह चुके हैं, 10-10 साल दोनों को यहाँ की जनता ने मौका दिया है। 10-10 साल दोनों को मौका दिया, और दोनों ने 10-10 साल में हमारे हरना पंचायत के अंदर एक पंचायत भवन नहीं बना सके। हमारे हरना गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन सका। सबसे पहली बात, एक बात बताइए, जब कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएगा? जब वो जाहिल होगा बच्चा तो क्या वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा? जाहिल बच्चा होगा मंदिर में पूजा करने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्या वो बच्चा जानेगा ये कब्रिस्तान है? नहीं जानेगा। वो मिसयूज है, वहाँ लोग कचरा फेंकते हैं, और उसमें अगर स्कूल बन जाता तो बच्चे की भविष्य बनती। तो मैंने उसमें सबसे बड़ा सहयोग किया था, और मैंने मेरे गांव से भी आप पूछ सकते हैं कि मैंने कहा था लोगों को कि वहाँ जो भी खर्च होगा मैं मिट्टी का भी पैसा दूंगा, एलिवेस्टर का भी पैसा दूंगा, उस पर चढ़ाया जाए। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा, अंधराठाड़ी प्रखंड के हरना पंचायत में इस वक्त मैं हूं, और मेरे साथ हैं जावेद अली, जो यहाँ के 2016 के इलेक्शंस में कैंडिडेट थे और 3rd रनर अप रहे हैं। और इस बार 2021 में जो ग्राम पंचायत राज चुनाव होना है उसमें ये मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। अब इनसे कुछ हम जानते हैं कि पंचायत के बारे में क्या कुछ जानते हैं, पंचायत के जो मुद्दे हैं उन पर इनकी क्या सोच है, इनका क्या विज़न है, पॉलिटिक्स में क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर जावेद ही को लोग क्यों वोट दें। बहुत ऐसे सवाल हैं मेरे मन में जिनको मैं यहाँ के जितने भी हरना पंचायत के यूथ हैं, युवा हैं, माताएं, बहनें या जो भी वोटर्स हैं, उन सभी की ओर से आज मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करता हूँ। सबसे पहले जावेद जी, आप में अपना परिचय हमारे मधुबनी टीवी के दर्शकों को और अपने हरना पंचायत के जो भी लोग देखेंगे उन सभी को अभिवादन कीजिए। सबसे पहले मैं अपने हरना पंचायत के तमाम जनता को मैं प्रणाम, सलाम, आदाब करता हूं, और मधुबनी टीवी के तमाम मधुबनी टीवी के तमाम जितने भी लोग हैं, इनसे जुड़े हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। चलिए, अब ये बताइए, अब ये हो गया इनका परिचय, अभिवादन। हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समय दिया। नेक्स्ट मेरा ये है कि पॉलिटिक्स में क्यों आए? आप पढ़े लिखे कितने हैं, और पढ़ लिख के जब आप नौकरी कर रहे हैं, गांव में मेडिकल शॉप चलाते हैं, तो फिर राजनीति या नेतागिरी करना ज़रूरी है क्या? भूत सवार हो गया क्या आपको? नहीं नहीं, देखिए असल भाई बात यह है कि मैं, अल्लाह का करम है कि मैं अपने बिज़नेस से खुश हूँ, जो भी हूँ, और बिज़नेस के साथ साथ मैं हमेशा लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ। जहाँ तक मुझसे हो सकता है, मेरी हैसियत के हिसाब से मैं बहुत लोगों के बीच बना रहता हूँ। और राजनीति में आने का असल मुद्दा मेरा ये था कि मैंने जब देखा यहाँ लोगों को कि पहली बार जो हमारे पंचायत से मुखिया बने वो हमारे ग्राम से ही बने, गांव से, तो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं दिला सके वो, और लोग की हमेशा नाराज़गी रहे, लोगों का कभी फ़ायदा नहीं हुआ, हमेशा लोग परेशान रहे। मैं मेडिसिन से जुड़ा था, प्रैक्टिस भी करता हूँ, लोगों के घर जाना आना मेरा लगा रहता था, हमेशा लोगों की तकलीफ़ मैंने देखा है। कोई
कहता है कि हमारा वृद्धा पेंशन नहीं पास हो रहा है, किसी ने कहा कि मुझे आवास मिला नहीं, अगर मिला भी तो मेरा पैसा पूरी तरह से नहीं मिला, किसी का राशन कार्ड का प्रॉब्लम, तो बहुत सारी समस्याएँ हैं, जिसमें कि मैं 2016 में इलेक्शन लड़ने का एक बार मूड बनाया और इलेक्शन से पहले मैंने बहुत सारी तैयारियाँ की, लोगों से जाके पूछा कि भाई मैं भी इलेक्शन लड़ूँगा और आप लोग हमारा सपोर्ट करें, इंशाल्लाह हम आप लोगों की मदद करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। तो लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सम्मान दिया और 2016 में मुझे वोट मिला, अच्छा वोट मिला, मैं तीसरे स्थान पे रहा, ये बहुत बड़ी मेरी कामयाबी है। और रहा सवाल भैया कि 2021 के चुनाव का, तो इंशाल्लाह मैं इस बार भी 2021 का चुनाव लड़ूंगा और अच्छे से लड़ूंगा, तन मन धन से लड़ूंगा और जो लोग मुझे चाहते हैं वो तो वोट करेंगे ही। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे 2016 के चुनाव में कहा था कि जावेद बाबू आप पहली बार इलेक्शन लड़े थे तो हम नहीं समझ सके कि आप इतना तक पहुँचेंगे। तो उन लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, बाकी यहाँ के युवा शक्ति से भी अनुरोध करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह अच्छा कैंडिडेट रहूँगा और आप लोग के बीच हमेशा बना रहूँगा। इस गांव के मैं अस्थाई वासी हूँ, मैं यहाँ मेरा घर है और मैं मुखिया का कैंडिडेट, अगर आप लोग की दुआ से मैं मुखिया बना तो हमेशा 24 घंटा सेवा के लिए मैं आपको इस गांव में ही मिलूँगा और आपके हर दुख सुख में साथ जिस तरह मैं अभी दे रहा हूं, मुखिया बनने की भी बात दूंगा और इंशाल्लाह जो भी दिक्कत होगी उसका मैं पूरा आपके साथ, जो भी होगा मेरे साथ उसका निदान करूंगा। तो बहुत बढ़िया, ये बस यही कह रहे हैं कि हम 24 घंटा रहेंगे। चलिए 24 घंटा आप रहेंगे, बढ़िया बात है। वैसे रहता कोई नहीं है, बस बोलते हैं नेता सब ये कि हम 24 घंटा रहने वाले हैं। इंशाल्लाह रहेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि विज़न क्या है आपका? मुखिया में बस आके जीतना चाहते हैं? क्या कुछ विज़न तो होगा ना कुछ कि क्यों मतलब? नहीं, मेरा विज़न है मुखिया बन के जीतना, एक ऐसा नहीं। देखिए कोई भी इलेक्शन अगर लड़ता है तो उसका सबसे पहला टारगेट होता है कि मैं इलेक्शन जीतूँ और मैं चाहता हूं कि मैं इलेक्शन जीतूं। जीतने के बाद बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ जिसका मैं समाधान करूंगा। इससे पूर्व में 2 मुखिया रह चुके हैं, 10-10 साल दोनों को यहाँ की जनता ने मौका दिया है। 10-10 साल दोनों को मौका दिया और दोनों ने 10-10 साल में हमारे हरना पंचायत के अंदर एक पंचायत भवन नहीं बना सके। हमारे हरना गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन सका। बहुत सारी समस्या है। हाँ, बहुत सारा चीज़ है जो दिक्कत है, कोई सरकारी भवन नहीं है। मैं ऐसे अगर वादा करूं तो लोग कहेगा कि ये सब जैसे लोग फेंकते हैं ये भी नहीं, मैं वादा नहीं, लेकिन मैं सबको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से कि एक बार आप मुझे सेवा का मौका दें और मैं हरना को उस चीज़ की ज़रूरत, जितनी भी चीज़ की ज़रूरत है हरना में, मैं सारी चीज़ों का व्यवस्था करूँगा। वहाँ जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ, कुछ ने कहा कि हरना की ज़मीन, हरना में स्कूल के लिए मैंने ज़मीन दिया, तो ज़मीन अगर दिया तो फिर स्कूल क्यों नहीं बना, इसका भी जवाब चाहिए। अगर आपने ज़मीन दिया तो स्कूल क्यों नहीं बना, सबसे बड़ा सवाल। आपने कहा कि मैंने ज़मीन दिया, आपने ज़मीन दिया तो वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जितना ज़मीन दिया उसका। अगर दिया है आपने तो फिर स्कूल क्यों नहीं बना, कहीं ना कहीं इसमें कमी है कि आपने ज़मीन हो चलिए उसने तो मान लीजिए कहा भी ज़मीन दिया या नहीं दिया, आपने क्या किया अगर नहीं बनाया तो? आप भी तो यहाँ के नागरिक हैं, आपके भी तो बाल बच्चे हैं, पंचायत के हैं, आपने कभी कोई कदम उठाया? जी हाँ, मैंने कदम उठाया। अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में बात चली थी कि भाई ये स्कूल में बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, तो आप स्कूल जहाँ मेरी मस्जिद है अभी कब्रिस्तान के पास, तो आप जाएंगे तो एक ढाला है नीचे की तरफ, तो कब्रिस्तान का एक पार्ट बना हुआ जो नाला की तरफ है, नाला का जैसा, जैसे कि यहाँ वो चीज़ जो नाला है वो बिल्कुल मिसयूज़ है, लोग कूड़ा कचरा सब फेंकते हैं वहाँ। तो हम लोगों ने बैठा और हमने भी राय दिया था और मैंने अपनी तरफ से कहा था कि इसमें जो मिट्टीकरण लगेगा इस नाले में, वो मिट्टीकरण का पूरा पैसा मैं दूंगा और तत्कालीन हमारे गांव के बच्चे का भविष्य ना खराब हो, बच्चा पढ़े, इसके लिए इस पे एक एलिवेस्टर डाल के उसका भी पैसा मैं दूंगा, कम से कम बच्चा यहाँ पढ़े। जिसका विरोध बहुत ज़बरदस्त किया यहाँ के कुछ नहीं, मतलब कि 1% लोग नौजवान और कुछ हमारे जो है पूर्व में जो प्रत्याशी थे वो सब भी उन्होंने विरोध किया कि नहीं ये कब्रिस्तान की जगह है, इसमें स्कूल नहीं बन सकती है। लेकिन मैंने कहा कि बच्चे को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात, एक बात बताइए, जब कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएगा?
जब वो जाहिल होगा बच्चा तो क्या वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा? जाहिल बच्चा होगा मंदिर में पूजा करने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्या वो बच्चा जानेगा ये कब्रिस्तान है? नहीं जानेगा। वो मिसयूज है, वहाँ लोग कचरा फेंकते हैं और उसमें अगर स्कूल बन जाता तो बच्चे की भविष्य बनती। तो मैंने उसमें सबसे बड़ा सहयोग किया था और मैंने मेरे गांव से भी आप पूछ सकते हैं कि मैंने कहा था लोगों को कि वहाँ जो भी खर्च होगा मैं मिट्टी का भी पैसा दूंगा, एल्वेस्टर का भी पैसा दूंगा, उस पर चढ़ाया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ नहीं बनने दिया। तो मेरी सोच तो यहाँ है और इंशाल्लाह मैं ये भी कह रहा हूँ कि रहा हाई स्कूल की सवाल, आपने कहा ठीक है, आपने क्या सोचा, तो मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं बहुत बड़ी वादा तो नहीं कहता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अपने रीजन में मैं यहाँ के और भी आदमी को, तमाम जनता को बता दूंगा कि यहाँ स्कूल कैसे बनता है। लोग ने तो बड़ी बड़ी बात कही कि ज़मीन दिया स्कूल नहीं बना। जब ज़मीन अवेलेबल होगा तो मैं यहाँ स्कूल भी इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा ये बताइए, सिर्फ हम अब आपको कुछ क्षेत्र देते हैं जो पंचायत के लोगों को, जिनकी बहुत ज़्यादा मूलभूत आवश्यकता कह सकते हैं जो है, सड़क में 5 समस्या बताइए। अपने अपने गांव के 5 ऐसे सड़कों का नाम लीजिए जो बनना बहुत आवश्यक है। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई कि अभी जो हम लोग बसे हुए हैं हरना तटबंध के पूरब साइड, तो आप देखे होंगे तटबंध को मुआयना कर लीजिएगा कि जो भी लोग नीचे बसे हुए हैं तो उसको ऊपर चढ़ने में बड़ी तकलीफ़ होती है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो मेरे घर के नीचे ढलान आया है और वहाँ से एक ये ज़मीन देख रहे हैं, ये सब वाटरवेज की ज़मीन है, ये नीचे सारी वाटरवेज की ज़मीन है। तो ये ज़मीन के बारे में हम लोगों ने एक बार कहा कि नीचे से जो लोग बसे हुए हैं तो इस ढलान से लेके आगे तक जाके वो नीम का पेड़ है, वहाँ पे एक रास्ता बनाना मेरे हिसाब से और यहाँ के लोगों के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि कभी बरसात के टाइम में अगर हमारे यहाँ मैयत हो जाती है तो नीचे से मैयत को ऊपर करने में कितनी परेशानी होती है। अगर किसी की बारात आती है तो नीचे गाड़ी ऊपर रहती है, दूल्हा को पैदल चल के नीचे जाना पड़ता है, लड़की उसको भी ऊपर चढ़ना पड़ता है पैदल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी हमको जो लग रहा है, हमारे गांव में हरना में ख़ास करके तटबंध के नीचे से एक रोड होना चाहिए जो आपको हरना, ये जो हरना ढलान जो है मस्जिद वाली से पहले, वो ढलान से नीम के पेड़ तक एक रोड होना बहुत ज़रूरी है। नीचे से बहुत ज़रूरी है, नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि ऊपर जो गाड़ी चल रही है, लेकिन नीचे जो बसे लोग हैं पूरब साइड, तटबंध के पूरब साइड, उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कभी ट्रैक्टर से किसी को घर बनाना हो तो मिट्टी नहीं गिरा पाते हैं, ईंटा गिराते हैं तो नुकसान हो जाता है, 1000-1500 ईंटा मांगते हैं, उसमें से 500 ईंटा फूट जाता है, ऊपर से नीचे गिरने में टूट जाता है, फेंकना पड़ता है। सीमेंट वो या बालू ढोल, जितने का बालू नहीं उतना उसका लेबर लग जाता है नीचे ले जाने में। अगर ये रोड बन जाता है तो सबका सामान अपने घर तक पहुँचेगा, सुरक्षित पहुँचेगा। कितने किलोमीटर का होगा ये रोड? 1 किलोमीटर? हाँ, 1 किलोमीटर लगभग, या 1 किलोमीटर से 1-2 पॉइंट कुछ ज़्यादा, लेकिन होगा। हाँ, 2-3 बार में चाहे तो बना सकते हैं अगर हाँ बना सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, सही बात इन्होंने कहा है। अगर ऊपर इतना चढ़ने की क्या ज़रूरत है, अगर नीचे में ही बन जाएगा तो थोड़ा सुविधा होगा। और शादी विवाह, किसी शुभ काम में या घर बनाने में कोई भी तरह की जो दिक्कतें होती हैं, सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। चलिए दूसरा हम क्षेत्र देते हैं आपको कि आपके पंचायत में या आपके जो ये हरना है, पूरे पंचायत में हम कह रहे हैं, नल में से जल टपका कि नहीं? देखिए, नल में से जल तो डायरेक्ट बोरिंग से पानी देने से कहीं कहीं पानी पहुंचा है। वैसे मैं बता दूं भाई, ये जो आपको नल जल योजना है, ये फेलियर योजना है। फेलियर योजना नहीं है, बना दिया गया है फेलियर। नहीं फेलियर है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों है, बताइए। इसलिए बता देता हूँ कि एक वार्ड 10, मान लीजिए कोई इतना बड़ा वार्ड है, अभी जिस में आप बैठे हुए हैं 10 नंबर वार्ड में, ये वार्ड आपको नीम का पेड़ देखें आप उधर आगे, वहाँ से शुरू होता है और यहाँ ऐसे घुमाते हुए पूरा रामटोली में चला जाता है और इसका बोर्डिंग है आपको वहाँ रामटोली के पास, जिसका पानी, क्या दिक्कत है यहाँ? पानी कभी नहीं चढ़ पाता ऊपर, बस नीचे पानी रह जाता। इस तटबंध के पीछे कैसे पानी आएगा? बस मुश्किल तो यही है, मतलब पानी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा ना, प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ 2 एक्सपेंड कर देना चाहिए, थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। तो वो रखा गया था मांग में, हमारे वार्ड मेंबर साहब ने रखा था ये मांग कि 2 बोर्डिंग, लेकिन कहा नहीं, एक ही होगा। एक से तो यहाँ जाने वाला नहीं होगा। और भी जो वार्ड है आपका हरना? हाँ, और वार्ड है, जैसे कि 9 नंबर में भी पानी टपक रहा है, हमारे 11 नंबर में भी पानी निकल रहा है, टैंकी नहीं लगा है, पानी मोटर से आ रहा है। और अब एक नंबर वार्ड है गंदरैन ब्राह्मण टोली, वहाँ भी निकल रहा है। 4 नंबर वार्ड है आपको गंदरैन अमाद टोला में, जहाँ बोरिंग सक्सेस नहीं हुआ, 3 बार कराया, 3 बार फेल कर चुका है वहाँ। 3 बार फेल? जी। चलिए, नल जल की ये स्थिति है, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ठीक ठाक है आपके गाँव में नल जल? हाँ, ठीक ठाक है।
चलिए, दूसरा हम आपको नेक्स्ट जो हमारा मुद्दा है वो शिक्षा है। शिक्षा में हालांकि इन्होंने बता ही दिया है कि बहुत पंचायत की स्थिति कमज़ोर है, और इन्होंने जो भी कुछ प्रयास किया है तो इस पे इन्होंने चर्चा कर ही लिया है। तो सड़क, शिक्षा और कुछ रोज़गार पे भी हम बात कर लेते हैं। आपके गांव के लोगों या पंचायत के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का क्या? देखिए भाई, हमारा गांव रोज़गार के मामले में सरकारी जॉब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ लोगों को है गिना चुना, उसमें से मैं भी एक बेरोज़गार हूँ, मुझे भी सरकारी नौकरी नहीं है भाई। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी जॉब में सब बाहर ही जाके जॉब करते हैं। जी बाहर, और कुछ जो लोग हैं जो अभी गांव में लॉकडाउन की वजह से परेशान हो चुके थे बहुत ज़्यादा, वो गांव में ही अपना काम करते हैं, इधर उधर कुछ भी नहर सड़क में करते हैं। तो क्या विचार, जो चुनाव आ रहा है उसमें लड़ लिया जाए, बेरोजगारों को लड़ा दिया जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बेरोज़गार को नहीं लड़ाना चाहिए। अच्छा हाँ, एक सवाल और आपने बहुत मुझे याद दिला दिया बेरोज़गार कह के, कि मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था अच्छा। जिसमें हमारे यहाँ के एक कैंडिडेट हैं जो पूर्व में भी कैंडिडेट रह चुके हैं, मुखिया रह चुके हैं, शायद इस बार भी रहेंगे। अपने नहीं रहेंगे, पुत्र रहेंगे। आपने उनसे एक सवाल किया था, उन्होंने आपको कहा था एक बात कि हमारा जो कैंडिडेट है वो दिल्ली के ताज होटल में जॉब करते हैं, लॉकडाउन के कारण वो गांव आ चुके हैं, इसलिए मैं इनको चाहता हूं कि मुखिया लड़ाऊं। तो फिर उन्होंने फिर आपसे कहा कि लॉकडाउन जब खुल जाएगा या इनका जॉब लग जाएगा तो ये चले जाएंगे रिज़ाइन दे के मुखिया से। तो मैं दिग्विजय भाई आपके मधुबनी टीवी लाइव के ज़रिए लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हरना पंचायत की जनता कभी चाहेगी कि मेरा कोई एक मुखिया, भगवान ना करे बन जाए तो, मेरा मुखिया बन गया और मुझे बीच मझधार में छोड़ के अपने जॉब करने चला गया, ये सही रहेगा? और कभी नहीं चाहेगी हमारी हरना की जनता, इसलिए कि वो टंग स्लिप हो गया था उनका। मुझे लग रहा है ये कोई मतलब बात जो थी मतलब अजीबो-गरीब है। ऐसा तो होता नहीं है आमतौर पर कि कोई जीतने के बाद मतलब छोड़ के फिर से चला जाए। लेकिन चलिए, अगर वो कहते हैं तो मान लीजिए, सपोज दैट ऐसा हो सकता है। मैं तो नहीं मानूंगा इस बात को, चलिए। इसलिए मैं नहीं मानूंगा कि अगर आपको फिर से जॉब करना है तो आप जॉब पे ही चले जाएं, जनता को गुमराह ना करें, जनता को गुमराह ना करें। फुल टाइम पॉलिटिक्स तो आप भी नहीं करते हैं? नहीं, मैं करता हूँ, फुल टाइम पॉलिटिक्स करता हूँ। आप तो दुकान भी चलाते हैं। दुकान चलाते उसमें भी एक समाज सेवा है, दुकान चलाना फ्री में तो नहीं चलाते हैं? जी जी, मैं फ्री में नहीं चलाता हूँ। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको कि मैं फ्री में चलाऊँ तो फिर मेरा परिवार भी नहीं चल सकेगा, तब तो मुझे रोड पे आना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात, जहाँ तक मुझे हो सकता है लोगों की मदद करना, मैं करता हूँ दवा के ही ज़रिए, जितना कम हो सके उतना कम लेके, जिसको फ्री की ज़रूरत है मैं उसको फ्री में भी देता हूँ। चलिए, पीएम आवास पे बोलिए, पंचायत में क्या स्थिति है? देखिए पीएम, प्रधानमंत्री आवास। हाँ पीएम आवास जो है, इस पे मैं क्या बताऊँ, है तो पीएम आवास हमारे करप्शन फ्री है या करप्शन है? नहीं, करप्शन तो फ्री नहीं है, करप्शन है। और करप्शन आपको ये मत कहिए कि आज ही से है, पंचायती राज जब हमारे यहाँ शुरू हुआ 2001 से, जब अमाउंट कम था उस वक्त भी करप्शन था और आज भी करप्शन है। फ़र्क इतना है कि उस टाइम अमाउंट कम था तो डिमांड कम था, अभी अमाउंट ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है। जी जी जी, लेकिन है हमेशा। हाँ है, करप्शन है। तो आप अगर बनेंगे तो आप पे कैसे भरोसा करें कि आप करप्शन मतलब आप करप्ट नहीं होंगे? वो तो अगर हम बने तो वो तो हम पे विश्वास करनी होगी। और दूसरी बात ये है कि जब तक आप हमारा कार्यकाल देखेंगे नहीं तो आप कैसे समझेंगे कि ये, और हम कैसे समझा पाएंगे लोगों को। इसीलिए मतलब एक बार ठगने का मौका मिले आप? नहीं 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 नहीं, मैं ठगने की बात बहुत नहीं प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, ठगने की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ की जनता भी बहुत जानती है दिल से कि मेरे बारे में, ख़ास करके जावेद अली और जावेद का परिवार, कभी इसने गांव में ठगने और ठगाने या झगड़ा लगाने वाला काम नहीं किया है। यहाँ की जनता भले खुल के ना हो लेकिन अंदर से बहुत खुश है हमसे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुल के मेरे से खुश हैं कि जावेद भाई अच्छे हैं और हर चीज़ से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपने अभी हमको कहा कि ठगने की बात, मेरे गांव में अगर कोई ऐसा बात होता है, कभी भी कुछ भी होता है, किसी के दुख सुख में काम आना, कोई अच्छा काम होना, कोई धार्मिक काम होना, तो मुझे गर्व है कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं एक बार ज़रूर उनको जावेद को पूछ लिया जाए और जावेद के पास चला जाए। हमारे पास आते हैं, जो हमसे होता है वो सब करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग, कम से कम जनता जो हमारे हरना पंचायत की जनता है, और युवा शक्ति खास करके, युवा से आप बात कीजिए, युवा शक्ति जितने हमारे हरना के हैं
वो खास करके इतना ज़रूर जानते हैं कि जावेद भाई अच्छे लोग हैं चलिए, और तो वो फिर ठग काम नहीं जो युवा आप पे बहुत भरोसा करते हैं, उन युवाओं के लिए क्या सोचा है आपने? जी, मैं उन युवाओं के लिए भी सोचा है मैंने। क्या सोचा है? देखिए, अभी हम क्या आपको बता सकते हैं, हम तो पंचायती इलेक्शन लड़ते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा युवा अगर हम इलेक्शन जीत गया, मुखिया बन गया तो किसी को हम डीएम बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन सपोज़ हम अगर कुछ बन जाते हैं या नहीं भी बनते हैं तो भी मैं कह रहा हूँ, मुझसे जहाँ तक अगर युवा को अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मदद की ज़रूरत पड़ेगी, उसको सही रास्ते दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एनी टाइम एनी हाउ तैयार हूँ उसके लिए। तैयार हैं। तो जो भी इस पंचायत के युवा हैं, जी। आपको फिजिकली, फाइनेंशियली या जैसे भी आपको ज़रूरत हो, जी। तो एक बार इनसे मिलें। जितनी शक्ति है इनके पास, ज़रूर आपके लिए मेहनत या जो भी सहयोग है ये करेंगे। चलिए, नेक्स्ट आपको ये बोलते हैं कि आपके गांव में चौक जो भी है या फिर जो कहीं पे सार्वजनिक शौचालय नहीं है, अगल बगल में बढ़िया बढ़िया चौक है, मेरे ख्याल से मैंने देखा है। जी, जी। अगर किसी को सुसु लग जाए तो वो कहाँ करे, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपके गांव में जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, जो भी हैं, जी, जी। मेन है, जो भी वुमेन है, जो भी हैं, वो लोग शौचालय घर में करते हैं या अभी भी बाहर जाते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों ने तो अभी शौचालय बना लिया है भाई, इसलिए कि घर से ज़्यादा ज़रूरी अभी लोगों को शौचालय है शौचालय की। और शौचालय हमारे घर का सबसे बड़ा इज़्ज़त है। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनके पास शौचालय नहीं होगा। मुझे ना के बराबर ही। सब बनाए हैं। हाँ, अपने पैसा से बनाया है। बहुत लोगों को पैसा मिला है। 12,000 10,000 से थोड़ी नहीं, बनी नहीं, है। हाँ, बहुत लोगों ने बनाया है और हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय नहीं है, वो होना बहुत ज़रूरी है उसी हमारे पर हम आपसे बोल रहे हैं कि जी। सार्वजनिक अगर किसी को टॉयलेट लगे, हुँ। हो सकता है वो फीमेल हो, मेल हो, मान लीजिए लड़के तो कहीं भी कर लेते जी, हैं, जी, जी। चौक पे भी कहीं कर लेंगे, हाँ। लेकिन लड़कियों को जो अगर या जो हमारी माताएं बहनें हैं, हाँ। उनके लिए कहीं पे क्यों नहीं सार्वजनिक शौचालय बने? जी, या हाँ। सबके लिए बनना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ महिलाओं के लिए, सबके लिए बना सबके लिए। तो इस पे क्या एक्शन मतलब लेंगे आप कुछ? जी, मैं देखिए इससे विचार कीजिए इस पे हाँ, बहुत मैंने ज़रूर। विचार नहीं किया था, हुँ, लेकिन अब आपने अभी हमको एक सवाल पूछा जो मेरे ख़्याल में भी नहीं आ रहा था कभी। हुँ। मुझे लग रहा था कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, लोगों के पास शौचालय है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि हो सकता है कोई बाहरी लोग हमारे गाँव आ जाए और उन्हें ज़रूरत पड़े तो सार्वजनिक शौचालय होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चौक पे मान लीजिए हाट हाँ जी, बाज़ार है वहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़रूर एक बार इस पे अपना पूरा कोशिश करूँगा कि इसी कार्यकाल में हुँ। 2016 के ही कार्यकाल में मुझे वो सार्वजनिक शौचालय के लिए मैं कहीं देखता हूँ, अगर मेरे से हो सकता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। व्यवस्था कीजिए। व्यवस्था करूँगा। तो पंचायत से संबंधित सड़क, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट पे भी मैंने बातचीत की। पीएम आवास हो या चाहे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये शौचालय हो, उस पे मैंने बातचीत की। और उसके बाद हमने जो है सो, अब आप बताइए कि कोई ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि मैंने आपसे बातचीत नहीं की, जो पंचायत के लिए फ़ायदेमंद हो या पंचायत के लोगों को जो जानना हो? क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ बस। यहाँ के बारे में मुझे बहुत डीपली नॉलेज नहीं है हाँ। कि यहाँ के लोगों की, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित एरिया, आपका जो जी, एरिया है हाँ, बाढ़ फ्लड प्रभावित। इफेक्टेड एरिया है। तो मेरे ख्याल से बाढ़ राहत केंद्र भी यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, आई होना थिंक, चाहिए। वैसे मैं हूँ नहीं यहाँ का, लेकिन जब बाढ़ आता होगा तो लोग घर से विहीन हो जाते होंगे, जी। भाग दौड़ के कहाँ पे जाते हैं? उनके लिए कोई प्लान है आपके पास? देखिए, अभी तो बाढ़ आता है, हमारा बाढ़ राहत ग्रस्त गाँव है, ये बात सही है। जब बाढ़ आ जाती है तो अंदर जो लोग बसे हुए हैं, सारे लोगों को रोड पे ये तटबंध देख जो है ना हमारे, वहाँ आके लोगों को रहना पन्नी पड़ता में है। उसी में रहते हैं? हाँ, पन्नी में गिरा के। कहीं पे बाढ़ राहत केंद्र नहीं बाढ़ है? बाढ़ राहत केंद्र नहीं है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भैया कि हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन भी नहीं है। आपके यहाँ तो बहुत सारी ज़मीनें हैं, 33 बीघा, 52 बीघा, पता नहीं कितना नहीं, बीघा सुनते वो हैं। सब रोड के तटबंध के पश्चिम साइड में है, अच्छा। तो बाढ़ आने से तो वो खुद डूबा रहता है पूरा क्या इलाका। लगता है बाढ़ जब आता है तो कितने लोग उसके प्रभावित में आते हैं? 200-500? बाढ़ आते हैं तो मतलब कि ये जो रोड साइड में कुछ घर ऐसे बसे हुए हैं जो नहीं है, तो मुझे लगता है कि 80% लोग प्रभावित रहते हैं। अगर अमाउंट बोलें कितने लोग होंगे, मतलब तो कितना? 1000 500? हाँ, जो 500 यहाँ पे रहने के लिए आ जाते हैं। नीम पेड़ से लेके और आपको बता दूँ या हरना तक, हाँ, 1000 के लमसम, उससे अच्छा। थोड़ा सा हाँ कम। तो अगर एक बड़ा सा हॉल बना दिया जाए बाढ़ प्रभावित केंद्र के नाम से, तो हाँ, 1 मिनट और 1000 परिवार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आदमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 1000 आदमी, तो मतलब उनके लिए उनके अगर पूरे कहीं फैमिली पे को बाढ़ लेके प्रभावित हॉल बना दिया जाए जिसमें वो लोग आके रहें, तो पन्नी से तो मेरे ख्याल से बेहतर ही है। बेहतर होगा।
पन्नी से ये भी होता इस पे है। यहाँ के जो मुखिया हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कभी पहुँच पैरवी या एप्लीकेशन देने के लिए विधायक, एमएलए, एमपी किसी के पास तो जाना चाहिए ना उन्हें? नहीं, कभी कोई नहीं गया। जो पूर्व में 2001 से मुखिया बना वो, या अभी जो प्रेजेंट में, ये 2 बार रहा है। इन्होंने कभी ऐसा कोशिश नहीं किया कि गांव में बाढ़ राहत ये कुछ घर बना जाए या ऐसा सरकारी कोई भवन हो, इन्होंने चाहा ही नहीं। इससे पहले भी 2 बार मुखिया रह चुके हैं हमारे हरना गांव के, तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि हरना में पंचायत भवन बने, क्योंकि उसके मन में ऐसी बात ही नहीं थी। अभी आप कह रहे हैं कि हमको 2001 में जो मौका मिला उसमें कम अमाउंट मिल रहा था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कम अमाउंट से। सरकार का प्रावधान है कि हम पंचायत भवन बनाएंगे, सरकार हमको देगी उसका अमाउंट, जहाँ से दे। आज अगर हम चाहते हैं कि हम पंचायत भवन बनाना चाहें तो सरकार हमको देगी ना रकम। सरकार आप पंचायत भवन बनवाना चाहते हैं, ये आपका मुद्दा है? सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि मैं स्कूल, मेरे गांव में जो मिडिल स्कूल है वो बनना मेरे लिए, हमारे गांव के समाज के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मिडिल स्कूल। दूसरी, पंचायत भवन भी होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, स्वास्थ्य केंद्र होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तीनों आपका मतलब। हाँ जी। वैसे हेल्थ केयर में जब कोविड-19 आया था, जी। उस समय क्या स्थिति था यहाँ का? चूँकि इस गाँव में तो कोई स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, हाँ। तो फिर कैसे आप लोगों ने बता रहे हैं निपटाया? वही। देखिए, जो हमारे यहाँ कुछ क्वाइक वगैरह हैं, हम भी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे गांव के और हमारे समाज में ही हैं। तो जो कोरोना काल चल रहा था उस टाइम में लोग नहीं जा पा रहे थे हॉस्पिटल वगैरह, आना जाना बंद था। तो हमारे यहाँ जो भी लोग हैं सब मिलजुल के गाँव वाले का भी जो भी ज़रूरत होती थी तो उनका इलाज करते थे, और वो लोग बाहर नहीं जाते थे, गाँव से ही चल जाता था। हाँ। कुछ मिला पंचायत के द्वारा लोगों को, मास्क, साबुन ये सब? हाँ, मिला मास्क कहीं मिला, साबुन कहीं नहीं प्रवासी मिला। मज़दूरों को लिए कुछ व्यवस्था था यहाँ पे? प्रवासी मज़दूरों के लिए तो व्यवस्था नहीं था, उसके लिए मुझे लड़ाई लड़ना पड़ा था। जब हमारे भिवंडी शहर से कुछ लोग आए तो मुझे कॉल किया गया कि भिवंडी से कुछ लोग आ रहे हैं, तो गांव में भी बोला गया हमको कि आ रहे हैं। तो मैं अपनी बाइक से गंदरैन गया, और वहाँ गया तो वो गंदरैन में स्कूल है, उसके हेड मास्टर सीताराम मास्टर साहब हैं। उनको मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि गंदरैन वहाँ भिवंडी से कुछ लोग आ रहे हैं, तो मुझे पता चला है कि जो भी लोग आएंगे इस स्कूल में क्वारंटाइन होएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हम आपको चाबी वाबी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ऐसा तो है। तो फिर मैं बीडीओ साहब को कॉल किया, सीओ साहब को कॉल किया। जब ये सब नहीं सुने तो मैंने सीधा एसडीओ साहब को कॉल किया। उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट वहाँ खड़े होइए, अभी स्कूल खुलेगा, उसके बाद आपका व्यवस्था कराया जाएगा। तो फिर स्कूल खुला, 5 मिनट सही में 10 मिनट 15 मिनट के बाद आए मास्टर साहब, चाबी खुद ला के हमको दिए। हमने स्कूल खोला, स्कूल के पूरे रूम को अपने हाथ से झाड़ू लगाया, पूरा रूम को साफ़ किया। जो भी प्रवासी थे उनको मैंने वहाँ रखा, और उनसे जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ थी मैंने उनको पूरा किया। उसके बाद कुछ दिन, मतलब कि एक पूरी रात के बाद जो है सरकार का जो वहाँ इंतज़ाम होता है क्वारंटाइन वाले को, वो सब करवाया गया सरकार सही की से तरफ। हुआ लेकिन इंतज़ाम? सही से हुआ इंतज़ाम, लेकिन पूरी सही से नहीं हुआ, कुछ ना कुछ उसमें से कटौती कर दिया गया। और दूसरी बात, वो जो 1000 रुपये आने वाले थे वो भी सबको लाभ नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। नहीं। वैसे प्रवासी मज़दूरों के साथ जब कोरोना आया था, तो ये जो बाहर चले गए थे बिहारी भाई लोग, जब वो अपने गाँव में आए हैं तो उनके साथ बहुत ही दयनीय, मतलब कह सकते हैं, व्यवहार किया गया। स्कूल में ना मच्छरदानी था, ना कुछ था, मच्छर काट के, समझ लीजिए कोरोना से क्या मरेगा, मच्छर से ही मर जाएगा वो काटने से। खाना के मतलब अच्छा नहीं था व्यवस्था, पानी पीने के लिए बढ़िया नहीं था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। मान लीजिए एक टेलीविज़न तो वहाँ देना नहीं, चाहिए कुछ था, नहीं। एलईडी देना चाहिए था, बल्ब देना चाहिए। तो हमारे भाइयों के साथ बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, और हम तो कई जगह पे गए हैं, तो जो युवा लोग हैं वो जो मतलब मच्छरदानी में जो नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिला, तो वो लोग मुखिया सब पे बहुत खिसियाए हुए हैं कि मतलब हम लोग को मच्छर कटवा के मरवा दिया। कोरोना से क्या मरते हैं हम, उसी से मर जाते हैं। मान लीजिए कितने लोग तो इस डर से कि गाँव में मतलब छुआछूत वाला चल गया था, जी। कि उनको टच, मतलब दूरी, इतना डर था कि अगर कोई खाना भी देने उनको जा रहा था तो उनको मत जाओ। बस यही बात एक बार और तो भैया ये मुझे सब सुन चीज़ लीजिए। हो रही थी, तो लोगों ने जो है सो मतलब वो सब नोट किया हुआ है, जो उनके साथ व्यवहार हुआ है वो कभी नहीं भूलेंगे। जी। और ऐसी स्थिति हम कहते हैं भगवान कभी ना दे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जब वो लोग आए थे क्वारंटाइन होने के लिए वो स्कूल में, जब उनको रखा गया, तो जब मैं वहाँ गया था तो मैं उनके साथ रहा, बात करा। सबसे पहली बात ये है कि अगर कोई बीमार है, अगर आप उनसे छुआछूत या उनसे दूरी बनाएंगे तो वो
उस टेंशन में ही मर जाएगा, बीमारी से नहीं मरेगा, मर जाएगा। कोरोना उनको नहीं था, ये सब जानता कोरोना नहीं था उनको क्वारंटाइन किया गया। सरकार का एक ये आदेश था, प्रावधान था क्या या पता नियम था, कोरोना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। इसलिए कि कोरोना जब पहले आया हिंदुस्तान में तो किसी ने कहा कि कुर्सी पे अगर कोरोना वाला बैठ गया तो आप बैठेंगे तो कोरोना हो जाएगा। जब उसका जैसे जैसे रिसर्च किया गया तो लोगों को पता चला कि ये छुआछूत का मामला भी नहीं है जहाँ तक। तो मैं जब वहाँ अपने गांव वाले से, अपने समाज के लोगों से मिलने गया तो कुछ लोगों ने यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे कहा, और इतना ही नहीं कहा, उसने एक लोगों को फ़ोन करके भी कहा जो ये हमारे बारे में कि जावेद जो कोरोना वाले के साथ बात कर रहा है तो उसको भी क्वारंटाइन कर देना चाहिए। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई अगर कोई बीमार है तो उनसे आप नफ़रत ना करो, मोहब्बत करो। अगर नफ़रत करोगे तो वो नफ़रत से मर जाएंगे, बीमारी से नहीं। तो सबकी सोच अलग होती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बोलने वाले बोलते रहे, मैं पूरे टाइम उनसे जाके मिला और उनके साथ मैंने वक्त भी गुजारा रुक के। वो उधर, मैं दीवार के इस साइड, सेफ्टी के साथ। हाँ सेफ्टी के साथ मैं वहाँ पे रहा उन लोगों के साथ। तो पंचायत से संबंधित मैंने सभी मसलों पर इनसे बातचीत की। ये वैसे अभी विपक्ष नेता हैं, सत्ता में तो है नहीं कि मैं इनसे क्यों नहीं किया आपने ये पूछूं, क्यों नहीं हुआ या आगे क्या होगा, इसी संबंध में मैं इनसे बातचीत कर सकता हूँ, मैंने की है। और नेक्स्ट चुनाव में फिर से बता दूं कि 2021 में ये मुखिया पद के यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं और फिर से फाइट करने वाले हैं। अब क्या होता है वो तो भविष्य में छुपा हुआ है। लास्ट में जावेद जी, आप अपनी हरना पंचायत की जनता से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो कह दीजिए। जी, मैं हरना पंचायत के जनता से और युवा शक्ति से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मिल के एक बार मुझे मौका दें, सेवा का मौका दें। जो मैंने सारी बात कही उसे सच साकार कर सकूं। और पिछली बार के जैसे जो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि जावेद बाबू मैं नहीं समझ सका आप इतने दूरी तक जा पाएंगे, तो मैं उनसे विशेष तौर पे कहना चाहता हूं और उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस बार हमारी बात को समझें और हम हरना के जितने भी कैंडिडेट हो उनसे अच्छा स्थिति में हैं और हम रहेंगे। और आप सब आदमी का, जितने भी जनता के, मेरी माँ बहन युवा शक्ति भाई है, सबका दुआ भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए। मैं इंशाल्लाह इलेक्शन जीतूँगा और सब जीतने के बाद आपके साथ हमेशा रहूँगा। आपके हर दुख सुख में जिस तरह मैं अभी मुखिया नहीं बन के हूँ उस मुखिया बनने के बाद भी रहूँगा। सिर्फ मेरे एक बार वादा पे आप भरोसा करें, जब मुझे कार्यकाल करने का मौका मिलेगा तो आप लोग को पता चलेगा।